हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इन टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉइल एरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट डिस्क्राइब अ सॉइल एरोजन। तो क्या जी, सॉइल का तो जो उसका अच्छा वाला कवर है वो खत्म हो जाना और वॉशिंग जाने के बह के चला जाना। सोइल का जो अच्छे वाला कवर है, उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर वाली सतह है, उसको बहकर चले जाने को हम सोइल एरोजन बोलते हैं। द process of the soil formation and erosion go to the simultaneously and generally there is a balance between the two। तो जैसे कि हम देखें कि सोइल फॉर्मेशन भी होती रहती है, सोइल एरोजन भी होती रहती है, वह ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते ही रहती हैं और बैलेंस भी होता है इन दोनों में। मगर कई बार क्या होता है, दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटसेट्रा। मगर ये बैलेंस होता तो भाई कुदरती तौर पे तो बिल्कुल सही था, जब ह्यूमन ने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ह्यूमन की कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे कि उसने दरख्त को काटना शुरू कर दिया, ज़्यादा पशु चराने शुरू कर दिए, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के काम के कारण ये सब कुछ होने लग गया। वाइल अ नेचुरल फोर्स लाइक अ विंड, ग्लेशियर एंड अ वाटर लीड्स टू सोइल एरोजन। तो और भी बहुत से कारण, जैसे कि विंड के कारण ग्लेशियर और वाटर भी अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेके जाती हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स अ डीप कैनल्स एज अ गुलीज। तो ये देखो, जो मिट्टी है वो मिट्टी को लगातार बारिश के कारण, वाटर के बहने के कारण वहां से कट बनने शुरू हो जाते, गली सी बन जाती है, तो इसको गुलीज बोला जाता है। वो आपको दिखाऊंगी भी मैं। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज अ बैड लैंड। तो फिर उसके बाद जो उसमें कैपेसिटी नहीं होती लैंड में, तो फिर उसको बैड लैंड बोला जाता है। इन द चंबल बेसिन विच सच लैंड्स आर कॉल्ड द रेवाइंस। तो चंबल बेसिन में इस तरह की लैंड को रेवाइंस बोला जाता है। सम टाइम ऑफ वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन टू स्लोप। तो कभी कभी ऐसा होता है तो लार्ज स्लोप की तरह ये शीट बहने लग जाती है। इन सच केस, तो यहाँ पे देखिए अब ये सॉइल एरोजन हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, ये देखो मिट्टी बहकर जा रही है इतनी इतनी। ओके ओके, तो ये देखो, मैं बोल रही थी ना, ये देखो ऐसे गली सी बन जाती है, ठीक है, नाली सी बन जाती है, गली इरोजन बोलते हैं। सोइल इज वॉश्ड अबाउट द, दिस इज नोन एज अ शीट इरोजन। जब शीट ऐसे ऊपर वाली सारी ही शीट्स बहने लग जाएगी, अगर गली सी बन जाएंगी, नालियाँ सी बन जाएंगी, तो फिर क्या उसको गली इरोजन बोलेंगे। जब ऊपर वाली शीट ही बह कर जाएगी तो उसको हम गली शीट इरोजन बोलेंगे। विंड ब्लोज wind blows loose soil of flat or a sloping land known as a wind erosion। soil erosion is also caused due to the defective method of farming। तो भाई soil erosion का ये भी कारण है, जब हम डिफेक्टिव मेथड यूज करते हैं फार्मिंग में। प्लोइंग जो है, हल प्लोइंग करना, वो भी एक रॉन्ग वे में, जैसे कि अप एंड डाउन में, स्लोप्स फ्रॉम द चैनल फ्रॉम द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर लीडिंग टू सॉइल एरोजन। ये भी बहुत से कारण हैं जिससे सॉइल एरोजन होती है। प्लोइंग अलोंग द कॉन्ट्योर लाइन्स कैन डेक्लरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्योर प्लोइंग। तो अगर ये कॉन्टोर लाइन में प्लोइंग करेंगे, कॉन्टोर लाइन तो जैसे ऐसे गोल गोल सी है ना, ऐसे प्लोइंग करोगे तो इससे भी ये जो फ्लो है वाटर का वो स्लोप में जाएगा, है ना, तो जिसे कॉन्टर प्लोइंग बोलेंगे। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस। तो हमें क्या जी, हमें टेरेस बनाने चाहिए, ठीक है, इस ऐसे इससे भी होता है। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड इरोजन, तो स्ट्रिक्ट इरोजन, तो जब टेरेस कल्टीवेशन होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, इरोजन नहीं होता टेरेस फार्मिंग में। ओके, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप। जो लार्ज वो हैं, फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जा सकता है। strips of grass are left for grow between the crops, this breaks up to the force of the winds, this method is known as a strip cropping। तो अगर स्ट्रिप्स में बनाएंगे, लाइन ऐसे है ना, ये ऐसे स्ट्रिप्स में बनाएंगे, एक जैसे इसी ही लाइन में आप उगाओगे, है ना, जो भी उगा रहे हो फसल, तो ठीक है ऐसे, तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं।
planting lines of the tree to create a shelter are works in a similar way। तो ये ऐसे ही हम सिमिलर लाइन में ट्रीज को हम प्लांट कर सकते हैं। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो इस तरह की जो अगर एक पर्टिकुलर लाइन में ट्रीज को ग्रो किया जाए उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलेंगे। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव अ contributed a significant to the stabilization of the sand dunes and in a stabilizing the desert in western India। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं जब हम ये इस तरीके से ये डेजर्ट जो वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट हैं वहाँ पे भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट है ये। द विलेज सुकमाझरी एंड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अजाबुआ हैव शोन दैट इट इज़ अ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो विलेजेस हैं इंपॉर्टेंट है कौन कौन से, एक है सुकमाझरी और एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ। इन्होंने दिखा दिया है कि ये पॉसिबल है कि हम लैंड को रिवर्स कर सकते हैं डिग्रेडेशन से। ट्री डेंसिटी इन, जो ट्री डेंसिटी है यानी कि एक डेंसिटी को समझते हो, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ट्रीज हैं वो उसको डेंसिटी बोलती हैं। इन सुकमाझरी इंक्रीज द 13 पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में 13 वो लगाए गए हैं ट्रीज हैं वहाँ पे। इन 1976 में ऐसे थे और 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। भाई देखिए पहले सिर्फ 13 थे 1976 में और अब कितने हो गए हैं 1992 में ये 1272 पर हेक्टेयर इन्होंने इतने ट्रीज उगाए हैं। रीजनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिकल वेलबींग। जब हम रीजनरेशन करेंगे इन्वायरमेंट में तो अच्छा हमारे इकोनॉमी तौर पे भी हमें अच्छा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हमें वो रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से इजीली मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होगी, एनिमल को केयर मिलेगी और कॉन्सिक्वेंसली इंक्रीज्ड इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम इन आ सुकमाझरी रेंज। तो अभी एवरेज निकाली गई है हर एक घर की जो इनकम है वो 10,000 से 15,000 मानी, ठीक है, रेंज थी 10 से 15,000 थी 1979 से 1984 में। और पीपल्स मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर इकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन रेस्टोरेशन, सॉरी। तो जो पीपल जो लोगों अगर मैनेजमेंट करेंगे तो जो ये इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन हम कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि है ना उसको दोबारा से वैसे ही बना सकते हैं जिसमें किसी भी चीज़ की किसी को कमी ना हो। विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया था। 2.9 मिलियन हेक्टेयर 2.9 हेक्टेयर और अबाउट 1% of India's land area are being greened across the state throughout watershed management। तो देखो भाई मैनेज किसने चलाई थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई थी। वाटरशेड मैनेजमेंट चलाई थी जिसमें क्या किया गया था 2.9 मिलियन हेक्टेयर जिसको हम 1% ऑफ इंडिया की लैंड पे क्या किए गए थे, उसको ग्रीन्ड किए गए थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए गए थे, पेड़ लगाए गए थे। तो यहाँ पे ये देखो कम्युनिटी दिखाई गई है ना। तो ये दिखाया गया है गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाना है तो यानी कि सभी की अगर सभी होंगे ना तो अच्छा सभी मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ये सोर्स है द सिटीजन 5th रिपोर्ट 1999, सेंटर ऑफ द साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी कि CSE न्यू दिल्ली। तो ये चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हमने कर दिया है इसको कंप्लीट। समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।